हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। तो कैसे आप सभी लोग मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। तो सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है हिस्ट्री, ठीक है। आर्ट्स वाले के लिए मोस्ट वीवीआई 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आ गए हैं, सब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बिना टाइम गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 12th क्लास हिस्ट्री 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। एकदम वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहेंगे और ध्यान से समझेंगे सभी लोग बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मोहनजोदड़ो, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट जो चैप्टर है, ईट एवं मनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर से आपका 12 से 14 नंबर तक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो कहता है मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में हम बता देते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो राखल दास बनर्जी जी ने किया था 1922 ईस्वी में। कब किया था? 1922 ईस्वी में। चलिए समझिए ध्यान से सभी लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से सभी लोग, कहता है सिंधु सभ्यता का सबसे मशहूर शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे मशहूर शहर मोहनजोदड़ो है। इसका खोज राखल दास, ठीक है, इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने, ठीक है। कब किया था? 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है बाबू मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की जो भूमि थी तो वहां की बहुत ही उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुर्वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको हड़प्पा का जुर्वा राजधानी कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है बाबू हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। जो हड़प्पा सभ्यता है उनका ये सबसे बड़ा नगर है। कौन? मोहनजोदड़ो। समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक बार वीडियो को लाइक शेयर करें सभी लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल ना भूले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो सभी लोग। कहता हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। ये 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आशा करता हूं कि आने वाला जो है समय आपका 2024-25 इसमें भी पूछने की 100% की चांसेस है, ठीक है। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था था वो बहुत ही क्या था? उत्तम था। यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। कहाँ की? हड़प्पा की। सड़क के दोनों किनारों में नाले बने हुए थे। जो सड़क थे हड़प्पा सभ्यता के, वो सड़क के दोनों किनारों में नाले बने हुए थे, ठीक है। जब भी कभी बारिश होती थी तो नाले के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। जब भी वहां पर बारिश होता था, बहुत ही अधिक से अधिक बारिश होता था, तो पानी का प्रभाव जो है नहीं पड़ता था सड़क पे, समझ रहे हो, क्योंकि सड़क के जस्ट किनारे, दोनों किनारों की ओर जो है नाले बनाया गया था। उन नालों के माध्यम से जो है पानी बाहर निकल जाता था। आगे कहा था सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने हुए थे। बड़ी सड़कों से कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था, ठीक है। एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण यानी 90 डिग्री में काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। आपको हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है।
इस प्रकार की वहां की सड़कें थी, ठीक है, ये मान लो कि ये सड़कें हैं, इस प्रकार की वहां की सड़कें थी, और इसके ऊपर भी नाला बना हुआ था और इसके ऊपर भी नाला बना हुआ था। ये जो सड़क है, इस सड़क से छोटे छोटे जो गलियां होते हैं वहां भी सड़क निकले हुए थे, इस प्रकार से, समझ लो ना। और यहाँ पर ये जो काटती थी इसको समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और इसी की जस्ट बगल में जो है सड़क के किनारे चबूतरा भी बना हुआ था, इस प्रकार से, समझ लो ना आप लोग, जहां व्यक्ति लोग बैठ सकता है, इस प्रकार से चबूतरा भी बना था। कहां में, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाइए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास के लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी, प्राचीन काल की बात है बाबू, प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी, राजा उन्हें अभिलेख में लिखा देती थी। जो राजा होते थे वो अभिलेख में उन घटनाओं को लिखवा देते थे। अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने की थी। सबसे पहले अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए, बहुत अच्छा, कमेंट कीजिए एक बार आप सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, ध्यान से देखिए सभी लोग। त्रिपिटक क्या है, या त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरियां, याद रखिएगा। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां, ठीक है, जिसमें पुस्तक को रखा जाता था। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियां, ठीक है, जिसमें पुस्तक को रखा जाता था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, मतलब बाद, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उनके बाद उनके अनुयायियों ने, अनुयायियों का मतलब उसके जो जनता जनार्दन थे, उसके जो घर में जो काम करने वाले थे या उनको जो मानने वाले थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन, उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक में किया। किसने, उनके अनुयायियों ने, बुद्ध के अनुयायियों ने। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक के अभिलेखों का वर्णन कीजिए। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा आप सभी लोग, और सभी को एकदम ध्यान से समझिए आप सभी लोग। यदि बीच में आप सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इस प्रकार से यदि आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क्स या 2 में से 2 मार्क्स पक्का मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। कहते महान सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है। महान सम्राट अशोक जो है उनके 40 से अधिक अभिलेख अभी तक मिल चुके हैं। अशोक के अभिलेख की खोज 1750 को किया गया। अशोक के जो अभिलेख थे उनकी जो खोज किया गया था 1750 ईस्वी को। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिस था। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिस था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को ग्रीक, माइक और पाली भाषा में लिखा गया था। तो याद रखिएगा सभी लोग कि अशोक के जो अभिलेख से जो लिखा गया था किस भाषा में, ग्रीक, माइक और पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है, जबकि सबसे छोटा अभिलेख रुई देवी का अभिलेख है, ठीक है। अशोक का नाम अशोक गुजरा अभिलेख में मिलता है। किसी किसी अभिलेख में तो अशोक का नाम जो है अशोक गुजरा के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से भी जाना गया है। जो पुराण है ना
उन पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना गया है। अशोक के 13 अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध का पता चलता है। इसके जो 13वें जो अभिलेख है उनसे हमें कलिंग के युद्ध के बारे में पता चलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए फटाफट एक बार ले लीजिए तो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट VVIP भी प्रश्न है। ठीक है, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? महावीर ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए जो निम्न है। महावीर, वर्धमान महावीर जो है, उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए कि 5 गो सिद्धांत है जो इस प्रकार से। पहला है बाबू अस्तेय। इसमें क्या कहा था? चोरी नहीं करना, भगवान महावीर ने कहा था। किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी चोरी है। किसी का यदि कोई सामान देख लिया और मन में यदि लालच आ रहा है तो वो भी क्या है? एक चोरी है। तो में बताया गया सत्य के बारे में कि हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलना। ठीक है, 3 पॉइंट में देखिए क्या बताया गया। अहिंसा के बारे में, हत्या न करना। 4 नंबर में बताया ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को बस में रखना, यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था। समझ रहे हो ना? अपने इंद्रियों को बस में रखना है, यौन संबंधी से हमेशा दूर रहना है। इसके बारे में बताया किसने? वर्धमान महावीर जी ने। ठीक है, और 5वां पॉइंट है अप्रियग्रह, मतलब धन संग्रह न करना, धन को इकट्ठा नहीं करना है, ऐसा चीज बताया गया जैन धर्म में। ठीक है, आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट VVI, और ये तो बाबू आपके एग्जाम में बार बार छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है बाबू, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? एकदम अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री, जो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री है ना, BF लिम्बी, उनके द्वारा सन 1946 में की गई। इस विधि के अनुसार, कौन सी विधि? कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। जो जीवित वस्तु है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। वही यदि व्यक्ति की मृत्यु या विनाश की अवस्था में होता है तो कार्बन 12 तो स्थिर रह जाता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम, मतलब पुराना माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग बाबू एक बार। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसी समय अशोक का जो जीवन है बिल्कुल ही बदल गया था। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है। आइए बताते हैं उनके जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। पहला, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर, जितने लोग थे जिसका रक्त बहा, उनको देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का फैसला किया। बोला अब हमको युद्ध नहीं करना है, हम धर्म घोष का फैसला ले लिए हैं, धर्म के बारे में प्रचार करेंगे हम। किसने? अशोक ने। यानी वो अब हिंसा को छोड़ दिया और वो हिंसा का पुजारी बन गया। वो धर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया जब कलिंग का युद्ध हुआ, तो उसी समय। नंबर 2 क्या बताया गया? इस युद्ध के बाद अशोक वो हिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया। जो पहले मांस खाते थे, जंगलों में जो जानवर होते थे उनके मांस खाते थे, उनको शिकार करते थे, ये सारी चीज इन्होंने बंद कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, जैन धर्म से, समझ इसे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार कार्य में जुट गया।
अब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ग्रहण कर लिया, अब उसे राज धर्म घोषित कर दिया और उसके प्रचार में जुट गया, बौद्ध धर्म के प्रचार में। चौथा पॉइंट है, अशोक प्रजा को देखभाल करने वाला बन गया और उन्होंने जनहित संबंधी अनेक कार्य किए, जनता के संबंधित अनेक कार्य किए, किसने? अशोक ने। और प्रजा की देखभाल करने वाला बन गया कौन? अशोक। समझ में आ गया होगा आप सभी को, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू कि अल बरूनी की जीवनी को लिखे। अल बरूनी की जीवनी को लिखे। अल बरूनी का जन्म 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज में हुआ था, याद रखिएगा। अल बरूनी का जन्म 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज में हुआ था। वे कौन? अल बरूनी वे विद्वान थे जिन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। किनको? अल बरूनी की। जब वो 1017 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी के ख्वारिज पर आक्रमण किया, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के ख्वारिज पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान ले आए। किसने? किसने? अल बरूनी ने। इसमें अल बरूनी भी शामिल था। फिर वो वहां पर भारत के बारे में सुना और उसे भारत आने की रुचि हुई। किसको? मोहम्मद अल बरूनी को, या सॉरी अल बरूनी जी को, ठीक है। यह भारत में 10 से 24 लेकर 1030 तक रहे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम किताब उल हिंद है। जिसका नाम क्या है? किताब उल हिंद है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, यहाँ का समाज और शासन और यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा, किताब उल हिंद में। किसने? अल बरूनी ने। इनकी मृत्यु 1048 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में हो गई अल बरूनी की। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को, घबराना नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाबर की जीवनी को लिखे। बाबर की जीवनी को लिखे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। किसका? बाबर का। उसका पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने 1526 ईस्वी में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा। 1526 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और 1556 ईस्वी में पानीपत द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, पानीपत का। जब पानीपत का युद्ध हुआ था ना, उसी समय लोधी वंश के शासक जो थे इब्राहिम लोधी, उनको इन्होंने परास्त कर दिया, हरा दिया। किसने? बाबर ने। और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और फिर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने। बाबर मुगल राज्य का पहला मुगल सम्राट था। 1527 ईस्वी में खानावा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। किसने? बाबर ने। 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद खान लोधी को हराकर प्रत्येक चुनौती को समाप्त किया। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। और अंत में 25 सितंबर 1530 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। किसका? बाबर का। इस प्रकार बाबर की जीवनी है। तेजी से करने बाबू, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद क्या है? कहता यह अरबी भाषा में अल बरूनी द्वारा लिखी गई उन्हीं की कृति है। किनकी है? अल बरूनी की। किताब उल हिंद में सरल तथा स्पष्ट भाषा है। किताब उल हिंद में सरल तथा स्पष्ट भाषा है। इसे 80 अध्यायों में विभाजित की गई थी और प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भारतोल, मूर्तिकला इत्यादि के बारे में विस्तृत विश्लेषण है। इन
80 अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय में अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीजों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। 4 नंबर में कहता है इसमें अल बरूनी के गणित और आकर्षण भी मालूम चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू, महाभारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। महाभारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। महाभारत में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महाभारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में यदि बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कहा जाता है बाबू कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ था, क्षत्रिय शरीर के भुजाओं से पैदा हुआ था, शूद्र चरणों से पैदा हुआ था। इस प्रकार महाभारत में वर्ण व्यवस्था का स्पष्टीकरण हो जाता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें बाबू, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक बार लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, समझाइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, समझाइए। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक विशाल तथा विख्यात साम्राज्य था। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक विशाल तथा विख्यात साम्राज्य था। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर बाबू 14 है, समझ में आ रहा है आप सभी को ना? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम VVI प्रश्न है बाबू। कहता अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इतिहासकारों ने अकबर को राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी है, ये बात सच है। अकबर बहुत ही कम उम्र में राजा बना। अकबर जी जो है बहुत ही कम उम्र में राजा बना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया। इन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया। जो जजिया कर लगता था, जो उसके ऊपर जो पैसा लगता था, उन चीजों को समाप्त कर दिया एवं राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसने? अकबर ने। इन्होंने अपनी सेना में हिंदू सेनाओं की भर्ती की। इन्होंने अपनी सेना में हिंदू सेनाओं की भर्ती की। इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। ये तो मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने काल में हिंदू मुस्लिम को समान रूप से देखा, सबको एक रूप से माना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव नहीं किए। इन्होंने भारत को अपना देश माना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। समझ में आ गया होगा आप सभी को? चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर बाबू 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। कहता प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियों चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियां जो है चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख में मिलता है। उसी समय से जिन महिलाओं की पति मर जाता था, उस समय कहा जाता है कि जिन महिलाओं की पति मर जाता है उनको सती होना पड़ता था, मतलब उसके साथ जलना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने करवाया था। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य किसने करवाया था? अकबर ने। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जो थे जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनकी सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जेल भेजा जाएगा। समझ रहे हो ना? इस प्रकार की बातें किया। समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 है बाबू कि इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डाले। इब्न बतूता के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। तो इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था 1304 ईस्वी में मोरक्को नामक स्थान पर हुआ था। इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा, ठीक है, पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही शास्त्र रूढ़ और साहित्यिक शिक्षा प्राप्त की ली थी। कहा जाता है कि जिस तरह से
एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, उसी तरह इब्न बतूता ने अपना घर को छोड़ दिया था। ये भी अपने घर को गृह त्यागी भी कर दिया। यह खनाबदोश जाति के होने के कारण घुमक्करपन इनके खून में था, घूमने की लालसा जी दे। इन्होंने अपने 73 वर्ष की आयु में, ठीक है, 73 वर्ष की आयु में 77,640 मील की यात्रा की थी। कहा जाता है कि 10 ने अपने यज्ञ के सभी मुस्लिम देशों की यात्रा की थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, चीन इत्यादि देशों की भी यात्राएं की थी। इन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखा, जिससे हमें भारत के प्राचीन इतिहासों का पता चलता है। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया। उन्होंने अपना राजदूत बनाकर भी चीन भेजा था। 1347 में उन्होंने घर वापसी रास्ता अपना लिया। 1347 में उन्होंने अपने घर की ओर चल पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 17 है, मोस्ट VVI, याद रखिएगा आप सभी लोग। विजयनगर राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या विजयनगर साम्राज्य ये भी हो सकता है, ठीक है। आप सभी लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे क्वेश्चन को बाबू। विजयनगर दक्षिण भारत में हिंदुओं का एक साम्राज्य था। विजयनगर दक्षिण भारत में हिंदुओं का एक साम्राज्य था। उत्तर भारत में जो साम्राज्य था उसका नाम था बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हरियर तथा बुक्का ने मुस्लिम आक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर इस राज्य की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर। यह लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा, ठीक है। उन्नति तथा यह कृष्णा नदी से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है बाबू, मोस्ट VVI। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था कि यहाँ की बाढ़, ठीक है। बाढ़ के बारे में आप लिख दीजिएगा कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूब के मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण बाढ़ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि महामारी, ठीक है, महामारी। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ है। बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे प्रमुख कारण महामारी था, ये भी हम कह सकते हैं ना। तीसरा था बाबू कि भूकंप तथा भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ। भूकंप आने के कारण वहां की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन था। 4 नंबर है बाबू की विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का कहना है या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ था। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है बाबू। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? ये 2013 में 14 में पूछा गया प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे प्रश्न। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सही बातों का संक्षिप्त था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। धर्म की विशेषता ये थी, पहला सार्वभौमिकता, ठीक है। दूसरा अहिंसा और तीसरा था सहिष्णुता बाबू, ठीक है। और चौथा था नैतिकता। अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसमें नैतिकता पाया जाना था, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, ठीक है, और लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करें। तो विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति निम्नलिखित है। पहला है सामाजिक स्थिति के बारे में, ध्यान से समझिएगा। विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक स्थिति बहुत ही इज्जत किया करते थे। हाँ, बहुत ही इसका इज्जत किया करते थे।
यह पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक स्थिति कैसा था। नंबर 2 में था बाबू आर्थिक स्थिति वहां की विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। यहाँ के लोग कृषि और व्यापार किया करते थे, जिनसे इन लोगों को आय की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। नंबर 3 पॉइंट है बाबू राजनीतिक स्थिति विजयनगर की। कृष्णदेव राय विजयनगर के बहुत ही अच्छे शासक थे। उन्होंने प्रजा को खुश रखने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था और कर को घटा दिया था, जिससे किसान को बहुत लाभ हुआ। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार वीडियो को लाइक शेयर करिए, ठीक है।